पिछला दिन आप कुछ हेडिंग डाले थे। अभी हम लोग अभी हम लोग सभी अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभिक्रिया मध्यवर्ती आपको बताया गया था 5 तरह का होता है, जिसमें कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल, ये सब आप पढ़ चुके हैं। बाकी ये जो दो है, ये एक आध बार कहीं आपको मिलेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन पीछे वाला जो तीनों चीज है वो थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो चलिए, हेडिंग डाले हुए हैं आप, लिखना शुरू कीजिए तो। ये चौथा नंबर का है ना? लिखेंगे। वह उदासीन कार्बन अभिक्रिया मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु के पास दो सॉरी, दो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन तथा दो सह संयोजन बंधन हो, उसे कार्बीन कहते हैं। जैसे एक चीज देखो यहाँ, कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 4। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन बंधन बनाए हुए और 2 इलेक्ट्रॉन बंधन नहीं बनाया है। तो जो बंधन बनाया है वो तो सहसंयोजन बंधन की गिनती में आ जाएगा, और जो नहीं बनाया वो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, नन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अनाबंधित मतलब जो बंधन में भाग नहीं, जो बंधन बनाने में भाग नहीं लिया। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह एक उदासीन अभिक्रिया मध्यवर्ती है, जिसमें कार्बन परमाणु के पास 2 अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है और 2 सह संयोजन बंधन है। ये जरूरी नहीं है कि ये हाइड्रोजन के साथ ही बना हुआ हो, ये हो सकता है कि नाइट्रोजन के साथ बना हो, कार्बन के साथ बना हो, ऑक्सीजन के साथ बना हो, किसी के भी साथ बना हो। कार्बन के पास 2 सह संयोजन बंधन होना चाहिए और 2 क्या होना चाहिए? अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसी इसी अभिक्रिया मध्यवर्ती को हम क्या बोलते हैं? कार्बेन। आगे लिखेंगे, पहुंचिए पहले यहां तक। आगे जानिए, कार्बीन 2 तरह का होता है। एक होता है सिंगलेट कार्बीन, हिंदी में भी इसको सिंगलेट ही बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हुए एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
कार्बिन कितना तरह का होता है? दो तरह का, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। हिंदी में भी यही चीज लिखाता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट, इसीलिए हम इसको हिंदी में नहीं लिखे। अब समझिए किस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, ध्यान से देखें। यहां पर कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जो बंधन में भाग नहीं लिया है, बंधन बनाने में? दो। उसी दो इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसका वर्गीकरण दो प्रकार का किया गया है। एक स्थिति ऐसी हो सकती है जब यह कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही कक्षक में रखे, एक ही ऑर्बिटल में रखे, और दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन। और एक ऐसा कार्बिन होगा जिसमें हाइड्रोजन दो बंधन बनाया है और दो अलग अलग असंकरित कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन हो, यानी ये दोनों युग्मित ना होकर अयुग्मित हो। इसका मतलब यदि दोनों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित है तो सिंगलेट, और दोनों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो ट्रिपलेट कहलाएगा। यही दो टाइप है। तो यहां से बताओ इसकी परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं? हम कहेंगे वह कार्बिन जिसमें दोनों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मित हो उसे हम सिंगलेट कार्बिन कहते हैं, लिखेंगे। वह कार्बिन जिसमें दोनों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन और युग्मित हो उसे सिंगलेट कार्बिन कहते हैं। देखिएगा इधर, ये कार्बन है, कार्बन के साथ दो बॉन्ड बनाया है कौन? हाइड्रोजन। तो मान लो ये दोनों बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमको कैसे दिखाना है? युग्मित न दिखाना है। इस तरह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये होता है sp2। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखे हुए है। लिखेंगे। हो गया लिखा हुआ? बढ़िया आगे। अगला हेडिंग डालेंगे। ट्रिपलेट कार्बन। क्या होगा डेफिनेशन? वह कार्बिन जिसमें दोनों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन और युग्मित हो उसे ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं, लिखेंगे। वह कार्बिन जिसमें दोनों अनाबंधित इलेक्ट्रॉन और युग्मित हो उसे ट्रिपलेट
कार्बेन कहते हैं। जैसे कार्बन दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहां भी बनाएगा, यहां भी बनाएगा। इस बार इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, और इसके दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, मान लो एक py में और एक मान लो pz में, एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सिंगलेट कार्बिन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2, और ट्रिपलेट कार्बिन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो यही था चौथा टाइप, कार्बिन अभिक्रिया मध्यवर्ती। अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये नंबर होगा पांचवा, पांचवा ही है ना जी, लिखेंगे। इसी तरह का एक और अभिक्रिया मध्यवर्ती है नाइट्रीन। नीचे एरो दीजिए, डिफाइन कीजिए। वह वह उदासीन अभिक्रिया मध्यवर्ती जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के पास चार अनाबंधित, अनाबंधित को ही अबंधित भी बोला जाता है, ठीक है, बंधित अबंधित, बॉन्डिंग, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, इस तरह से। नाइट्रोजन परमाणु के पास चार अनाबंधित इलेक्ट्रॉन तथा एक सह संयोजन बंधन हो, उसे नाइट्रीन कहते हैं। एग्जाम्पल। अच्छा ये बताओ, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता कितना है? पांच। पांच में से एक बना लिया बंधन, तो बचा कितना इसके पास? इसी को क्या बोला जाएगा? नाइट्रीन, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास एक बंधन है और चार अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है। और आप यह जानिए कि ये नाइट्रीन भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंगलेट नाइट्रीन और एक होता है ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब उसमें क्या है, पहले आप यहां तक पहुंचो तो हम आगे बढ़ेंगे। लिख लेंगे यहां पर, एरो देखिए। नाइट्रीन भी दो प्रकार के होते हैं, नाम बिल्कुल वही है। सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरा है ट्रिपलेट नाइट्रीन।
और इसमें भी ऑलमोस्ट वही कंसेप्ट है। क्या हुआ? आर एल्काइल ग्रुप है, कार्बन का चेन किसी से तो जुड़ेगा ना, नाइट्रोजन। यहाँ देखिए, इधर ये जो आर है, ये कार्बन का चेन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर हमेशा कार्बन का चेन है। आर का मतलब क्या है? एल्काइल ग्रुप। अरे इसे भी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो किसी ना किसी के साथ बनाएगा ना जी। जैसे कार्बन वहां किसके साथ बना था? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पर आर के साथ दिखा दी, एल्काइल ग्रुप के साथ। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी स्ट्रक्चर में आर दिखाई पड़े तो वो एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन का चेन। आप एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन डाल सकता है। चेंज करें इसको। हाँ भाई, तो ये नाइट्रीन कितने टाइप का हुआ था? दो टाइप का। इसका परिभाषा हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल से इसको समझिए। एक था सिंगलेट, और दूसरा क्या था? ट्रिपलेट, जो कि आप ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं। इधर देखना, आर के साथ नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के पास कितना अबंधित इलेक्ट्रॉन? चार। इस चार इलेक्ट्रॉन में यदि एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहां और एक पेयर यहां हो, दो पेयर हो, तो इसी को क्या बोला जाएगा? सिंगलेट नाइट्रेन। इसका मतलब यह हुआ कि सिंगलेट नाइट्रीन वह नाइट्रीन मध्यवर्ती है जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित रहता है ना जी, युग्मित। और यहां पर देखिए, ये कुछ ऐसा होता है। आर, आर के साथ एक इलेक्ट्रॉन तो युग्मित होता है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होता है। इसका मतलब ट्रिपलेट नाइट्रीन वह नाइट्रीन है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखने का जरूरत नहीं है हमारे ख्याल से, क्योंकि एग्जाम्पल पर देख के भी ये तो स्पष्ट पता चलता है। और ये कभी आपसे पूछेगा नहीं बोर्ड एग्जाम में कि आप सिंगलेट नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन से क्या समझते हैं। और यदि पूछ दिया तो क्या आप इसको अपने से लिख नहीं सकते हैं? तो ज्यादा जरूरी नहीं है इसको लिखना, लेकिन फिर भी यदि आपका इच्छा हो कि नहीं हम लिखेंगे ही इसका डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं। बताइए क्या परिभाषा लिखेंगे? वह नाइट्रीन जिसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्मित और दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो उसे ट्रिपलेट नाइट्रीन कहते हैं। वह नाइट्रीन जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो उसे सिंगलेट नाइट्रीन कहते हैं। यदि आपको परिभाषा लिखने का अति इच्छा कर रहा होगा, बहुत प्रबल इच्छा हो रहा होगा कि नहीं हम लिखेंगे ही, तो इस इच्छा को कहां पूरा करेंगे? घर पर। वैसे हम नहीं लिखा रहे हैं, इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि ये पूछा आज तक कभी नहीं है। तो बिना मतलब का कॉपी भरेंगे नहीं हम। जो चीज देखने से पता चल जाए उसको लिखने की जरूरत हमारे ख्याल से नहीं है। तो इस तरह से अभिक्रिया मध्यवर्ती समाप्त हुआ। अब हमारा आगे का टॉपिक है बंधन का विखंडन। सभी आदमी हेडिंग डालेंगे। इसको बोला जाता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। या इंग्लिश में इसको एक और बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तोड़ना, बंधन को तोड़ना सीखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग। क्या हेडिंग पढ़ चुका है यहां तक? अब जानिए, बंधन का विखंडन दो तरह का होता है। एक होता है समांश विखंडन और एक होता है विसमांश विखंडन।
एक होता है होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड और एक होता है हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड। नीचे एरो दीजिए, लिखिए। लिखेंगे बंधन का विखंडन दो प्रकार का होता है। बंधन का विखंडन दो तरह का होता है। नंबर ए, एक होता है समांश विखंडन और दूसरा होता है विसमांश विखंडन। ये तालब से होगा क्या यहाँ? अब देख लो, 100 भी 8-9 तरह का होता है, कितने तरह का होता है? ये ठीक है, ये भी ठीक। एक होता है होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड, हिंदी पूरा हिंदी बोले तो इसको बोलेंगे बंधन का समांश विखंडन। और दूसरा होता है हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड, इसको बोलेंगे बंधन का विसमांश विखंडन। तो एक हुआ समांश विखंडन और एक हो गया विसमांश विखंडन। इसको आप बंधन को तोड़ के ही समझ सकते हैं, इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है प्रॉपरली, ये समझने का चीज समझिए। अब आप कोई भी आदमी लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखेंगे तो आपके कॉपी में एडजस्ट होगा नहीं बाद में। या देख लीजिए जैसे हो। बढ़े आगे, देखो। हम बीचों बीच इसको लाइन खींच दिए हैं। हम पहले इधर करने वाले हैं कौन चीज? होमोलिसिस ऑफ बॉन्ड। और इधर हेट्रोलिसिस ऑफ बॉन्ड। सुनिएगा, मान लीजिए ए और बी के बीच बंधन बना हुआ है और बी जो है वह ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियल। इसका मतलब है कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब इस पर पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आया है। इस तरह के बंधन के टूटने की संभावना कहां से रहती है? इस जगह से। और ये टूट के बताइए क्या बना देगा? बोलो जल्दी। ए पर प्लस और बी पर माइनस। तो ये बन गया केटायन और ये बन गया एनायन। इसी में यदि बी कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता और ए अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता, तो ए पर होता पार्शियल निगेटिव, बी पर होता पार्शियल पॉजिटिव, और बंधन इधर से टूटता और ए पर आ जाता माइनस, बी पर आ जाता। तो ये दोनों टाइप सेम है, क्योंकि दोनों में आयन का निर्माण हो रहा है, धनायन और ऋणायन। लेकिन एक बंधन इस तरह से टूटता है। ये जनरली तब टूटता है जब दोनों की वैद्युत ऋणात्मकता आपस में समान हो। ये इस बंधन को बनाने में कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है? तो अब ये दो इलेक्ट्रॉन में ये मान लीजिए कि यहां से टूट गया। यदि ये यहां से टूटा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। यहां पर क्या हुआ था कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गया, किसको? बी को। यहां पर क्या हुआ? दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला, यानी दोनों को अपना अपना इलेक्ट्रॉन मिला, किसी का छीना नहीं,
किसी को भी इलेक्ट्रॉन का ना नुकसान हुआ ना ही फायदा हुआ। तो ऐसी स्थिति में धनायन और ऋणायन का निर्माण भी नहीं होगा, धनायन और ऋणायन का निर्माण नहीं होगा। इस स्थिति में ए पर आप एक डॉट दिखाएंगे और एक डॉट दिखाएंगे किस पर, बी पर। और किसी भी चीज पर एक डॉट एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को सूचित करता है, और वह सभी स्पेसीज जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसी को हम लोग मुक्त मूलक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्री रेडिकल कहा जाता है। तो यहां क्या बना, फ्री रेडिकल। कितना फ्री रेडिकल बना, तो एक ए का फ्री रेडिकल और एक बी का फ्री रेडिकल। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर लिखा जा सकता है कि बंधन का समांश विखंडन धनायन और ऋणायन देता है, जबकि बंधन का विषमांश विखंडन मुक्त मूलक देता है। हाँ या ना, शुरू कीजिए लिखना। थोड़ा इसका स्पेलिंग चेक कर लें, समांस का थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तालब सो ही होता है। ये तालब सो होता है। और कहीं ये लिखा हुआ, और है कहीं। जी हुआ नहीं अभी तक, हो गया।
लिखिए अगला टॉपिक। देखो, इससे पहले जो चीज हम पढ़े वह था रिएक्शन इंटरमीडिएट, पांचों समाप्त हुआ। फिर हम लोग पढ़े बंधन का विखंडन, वो भी समाप्त हुआ। हो गया, समाप्त हो ही गया। तो जो भी लोग लाइव हैं थोड़ा इंतजार करेंगे, कुछ टेक्निकल इश्यूज आया है यहाँ। तेरी सब चौपट हो गया। इतना बढ़िया से लिखे थे अगला बैच के लिए, अब फिर से सबको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए जो भी लोग लाइव हैं। क्या बात है, हाँ जल्दी से फड़िया लो, 2 मिनट है अभी, फड़िया लो जल्दी, फड़िया लो, खिस्सा कर लो बढ़िया सा। अरे बहुत सारा खुदरा बचा हुआ होगा ना तुम्हारा। कर लो, तुम लोग भी कर लो, कर लो, कर लो। न है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी होता है क्या कि लड़की लोग के पास खिस्सा नहीं हो? हमको लगता है ये तो नौवां आश्चर्य हो जाएगा। डर से नहीं करें ये एक अलग बात, हिस्सा हो नहीं ये बहुत अलग बात है। वैसे खिस्सा किया कीजिए, आप लोग करना चाहिए। अब गाय भैंस थोड़ी ना खिस्सा करेगा। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए अगला हेडिंग। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना होता है, कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास। इंग्लिश में हम लोग इसको लिखते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। टॉपिक इंपॉर्टेंट, ईवीआई लगा दीजिएगा। और थोड़ा ढंग से यदि समझें तो आपको ये बहुत भारी नहीं लगेगा, बहुत हल्का चीज है ये। अब थोड़ा याद करके आप हमको बताओ कि कौन सा कार्बोधनायन सबसे ज्यादा अस्थाई होता है? 3 डिग्री वाला, उससे कम अस्थाई, उससे कम अस्थाई, 1 डिग्री। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, कुछ लिखना मत अब। CH3CH2CH2 प्लस, बताइए ये किस डिग्री का कार्बोधनायन है? 1 डिग्री का। अब जरा सोचो आप कि यदि ये 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए तो यह 1 डिग्री से ज्यादा अस्थाई हो जाएगा।
हाँ या ना? अब आप ये बताइए कि ये 2 डिग्री में कन्वर्ट होने के लिए क्या करेगा तो 2 डिग्री में कन्वर्ट होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से निकल के आना पड़ेगा यहां पर। हाँ या ना? तो चलिए इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस हाइड्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन था ना लगा हो, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन था ना लगा हुआ। एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दी। अब बताइए कि एडजेसेंट कार्बन एटम जो है वह कितना बॉन्ड बनाया है इसके अलावा? इसके अलावा कितना बॉन्ड बनाया है? 3। वो 3 बंधन किसके किसके साथ है थोड़ा बताइए तो। हाइड्रोजन के साथ, CH3 मिथाइल ग्रुप के साथ, और हाइड्रोजन के साथ। अब तुम ही जरा सोचो कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज यहां लाओगे तो ये ज्यादा अस्थाई हो जाएगा, ये बात सही है। लेकिन यदि तुम ये पॉजिटिव चार्ज यहां लाए तो इस जगह से, इस कार्बन से ये जो 3 चीज जुड़ा हुआ है, इस 3 में से किसी एक को यहां से निकलना होगा। क्योंकि जब तक निकलेगा नहीं कार्बन 5 बॉन्ड थोड़े बनाएगा जी। तो कार्बन पर आप पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इसका मतलब है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में अब मात्र 3 इलेक्ट्रॉन बचा। एक बंधन इधर बना हुआ है, 3 बंधन पहले से बना हुआ है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा कैसे? यही बात समझ में। तो कार्बोधनायन का जब पुनर्विन्यास होता है, तो सुनिएगा, आप जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से। कार्बोधनायन का जब पुनर्विन्यास होता है तो पॉजिटिव चार्ज अपने एडजेसेंट कार्बन पर शिफ्ट होता है, जिसको हम 1 to शिफ्टिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 to शिफ्टिंग। 1 to शिफ्टिंग का मतलब पहला दूसरा पर, ये नहीं कि पहला और तीसरा पर। वो एडजेसेंट कार्बन के द्वारा शिफ्ट होता है, इसलिए इसको 1 to शिफ्टिंग कहा जाता है। पॉजिटिव चार्ज का 1 to शिफ्टिंग। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो इसमें से इस हाइड्रोजन को निकालिए या इस हाइड्रोजन को निकालिए, बात एक ही है। लेकिन CH3 को निकालिए तो ये बात अलग है। अब सवाल ये उठता है कि निकलेगा कौन, हाइड्रोजन या CH3? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन मजबूत नहीं होता है जितना बंधन कार्बन कार्बन के साथ मजबूत होता है। तो यहां पर बंधन आसानी से कौन टूटेगा? हाइड्रोजन का। यहां से हाइड्रोजन जो, सुनिएगा ध्यान से, यहां जो हाइड्रोजन टूटेगा ये कुछ उल्टा टूटेगा। इधर देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा कौन? हाइड्रोजन। तो यहां पर चार्ज कैसा आएगा? प्लस, और हाइड्रोजन पर माइनस, और यही H- इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, बस ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। जो CH2 था वो क्या हो जाएगा? CH3। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? बीच में। अब बताइए ये किस डिग्री का कार्बोकेटायन है? 2 डिग्री का। 3 डिग्री कहाँ है जी? 2 डिग्री है। मतलब नीचे हाइड्रोजन जोड़ दिया, 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। ये 2 डिग्री का है। और 1 डिग्री से ये ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए ये इस काम को अपने आप कर लेता है, इसमें इसको किसी की जरूरत नहीं होती है। आई बात समझ में हम क्या क्या बोले? तो यहां पर आप एक लाइन इसके बारे में ये लिखेंगे कि एक कम अस्थाई कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास अधिक अस्थाई कार्बोधनायन में स्वतः हो जाता है, अपने आप हो जाता है। लिखेंगे एरो देखें, लिखेंगे एक कम अस्थाई कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास एक कम अस्थाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप सबसे इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रहे हैं। ध्यान रहे कि एक भी बात आपके दिमाग से स्लिप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम आपको 12th का ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं समझा पाएंगे। और पीछे वाला हर चीज रिवाइज करके रखिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आगे पढ़िए कम, और पीछे जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज कीजिए ज्यादा। इसीलिए जितना ज्यादा रिवीजन आप करेंगे ऑर्गेनिक, उतना ज्यादा आपका होगा। नहीं तो बाद में बड़ा पछताना पड़ेगा, बहुत मुश्किल, बहुत मुसीबत खड़ा कर देगा ये, मैं अभी बता दे रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। एक कम अस्थाई कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास एक
अधिक अस्थाई कार्बोधनायन में स्वतः हो जाता है। एक कम अस्थायी कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास एक अधिक अस्थायी कार्बोधनायन में स्वतः हो जाता है। स्टार लगा के लिखेंगे। रीअरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अभी जो बात हम लिखा रहे हैं ना, ये आपको मदद करेगा इस बात को समझने में कि बगल वाले कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस कार्बन से कौन चीज निकलेगा और उस कार्बन पर जाएगा जिस पर पहले से पॉजिटिव चार्ज था। जैसे अभी हाइड्रोजन और CH3 में कौन निकला था? हाइड्रोजन। यानी सबसे ज्यादा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है हाइड्रोजन का। मतलब यदि हाइड्रोजन है तो हमेशा कौन निकलेगा? हाइड्रोजन। लेकिन यदि हाइड्रोजन नहीं है तो एराइल ग्रुप निकलता है। एराइल ग्रुप का मतलब बेंजीन टाइप का जो रिंग होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं? एराइल ग्रुप। इसके बाद निकलता है 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप। और ये तो आप जानते होंगे 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप को। बताओ तो ये किस डिग्री का अल्काइल ग्रुप है? 1 डिग्री। अब फिर 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, फिर 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और सबसे लास्ट में CH3, जिसका नाम क्या है? कौन सा ग्रुप? मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब है कि मिथाइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम है। मिथाइल ग्रुप के निकलने की संभावना सबसे कम होती है। तो अभी जो पीछे में आप एक एग्जाम्पल लिखे थे, आज मात्र एक एग्जाम्पल वो लिख लीजिए। CH3 पर प्लस चार्ज था। बताइए ये किस डिग्री का है? 1 डिग्री का। तो इस C के बगल में यही C है ना, इस C के साथ 3 चीज लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और CH3। निकलेगा कौन? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन निकल के यहां जाएगा H माइनस बन के, और इस पर प्लस छोड़ेगा। H माइनस और CH2 प्लस मिलके क्या बना देगा? CH3। और ये कन्वर्ट कर जाएगा अपने आप CH3 CH प्लस CH3 में। ये किस डिग्री का है? 2 डिग्री का। यहां पर हम लोग लिखते हैं यहां हुआ है 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहां पर जो हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग लिखे, इसका मतलब समझो। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन। यहां से H माइनस ही निकल के पहला कार्बन पड़ गया है। H माइनस को ही हम लोग हाइड्राइड आयन कहते हैं, और H माइनस यहां से निकल कर यहां गया, इसीलिए हम इसको हाइड्राइड शिफ्टिंग कहते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और ये अपने आप हुआ क्यों? क्योंकि यह लेस स्टेबल है और यह मोर स्टेबल है, इसीलिए ये सब काम अपने आप हो जाएगा। यदि आपका कोई पैर बांध के छोड़ दे और हाथ खुला रहे तो हमारे ख्याल से किसी के हेल्प की जरूरत आपको
नहीं है, वो पैर अपने आप खोल लेंगे आप, क्योंकि आप खुले हुए पैर में ज्यादा स्थायी हैं बनस्पत की आपका पैर बंधा हुआ रहे। और यदि कोई किसी को लगता है कि तुम्हारा पैर बंधा हुआ रहेगा और तब तुम ज्यादा अपने आप को स्टेबल महसूस करोगे, तो आज बांध के लोहड़ा देते हैं यही क्लास में। तो ये हम आज मात्र एक एग्जाम्पल की है, टाइम आज नहीं है, इसको हम 5-10 मिनट में खत्म कर देते। इसका हम बहुत सारा एग्जाम्पल नेक्स्ट क्लास में करेंगे कल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी रिएक्शन के लिए। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम आपको कल बताएंगे। केमिकल रिएक्शन पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताएंगे। एकदम अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है जब आप इस चीज को जानते हैं तब। नहीं जानिएगा तो गलती कीजिएगा। क्या हुआ? बैक कर दें? कर देते हैं। कल पूरा रिवाइज करके आएंगे क्लास।